ये सिविल इंजीनियरिंग गुप्ता एंड गुप्ता जो बुक है उसी का एक पार्ट बनाया हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का 7 नंबर टॉपिक है ये। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट था मेरा एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स से लेकर के 6ठा नंबर चैप्टर मेरा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तक सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पार्ट वाइज पार्ट में, अलग अलग प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, इस चैनल पे। इस पार्ट में भी हम लोग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का ये सेकंड टॉपिक है, मीन सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीपीएम बोले या कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट बोले, इससे 1 से लेकर के 40 तक के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और इस पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट में हम लोग 41 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड पार्ट का ही हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। 1 से 40 तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे। सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 40 से आगे तक के क्वेश्चन। 40 तक के हम लोग पिछले पार्ट में सॉल्व कर चुके थे, तो 40 से बाद का जो क्वेश्चन है मीन्स 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है और देखते हैं यहाँ से 41 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। मीन्स इस पार्ट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है 41 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। तो 41 नंबर कहता है इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट बाय क्रशिंग। इकोनॉमिक सेविंग किससे होता है? इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट बाय चिप क्रशिंग। क्रशिंग जब भी होता है, क्रशिंग जब भी किया जाता है तो क्रिटिकल जो पाथ है एलोंग द क्रिटिकल पाथ, जो क्रिटिकल पाथ के एलोंग जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्टिंग कहाँ से किया जाता है? जिसका जो कॉस्ट स्लोप है मीन्स डेल सी बाई डेल टी का जो वैल्यू है, कॉस्ट स्लोप का वैल्यू जो है सबसे मिनिमम हो, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट स्लोप का जो वैल्यू मिनिमम होता है किस में? एलोंग द क्रिटिकल पाथ, उसी को हम लोग फर्स्ट क्रशिंग करते हैं। मीन्स फर्स्ट क्रशिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? द मिनिमम कॉस्ट स्लोप ऑफ द एलोंग द क्रिटिकल पाथ। तो ऑप्शन देखते हैं, क्रशिंग का पूछ रहा है इकोनॉमिक काम, चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी, चीपेस्ट नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, कॉस्टलियर क्रिटिकल एक्टिविटी, कॉस्टलियर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। तो इसमें स्टार्टिंग क्रशिंग कहाँ से करेंगे? तो क्रशिंग हम लोग क्या देखे थे कि जो क्रिटिकल एक्टिविटी होता है अलोंग द क्रिटिकल पाथ, उसमें जो मिनिमम होता है उसी को स्टार्ट करते हैं। तो चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी, जो चीपेस्ट है वो क्रिटिकल एक्टिविटी का कर सकता है, मीन्स ए से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्या था? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंज एंड रिशेड्यूलिंग और रीप्लानिंग इज कॉल्ड। कह रहा क्या? द प्रोसेस होता है किसका? इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेज एंड रिशेड्यूलिंग एंड रीप्लानिंग रिशेड्यूलिंग जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं? तो उसको बोलते हैं अपडेटिंग। इसको अपडेट करना, अपडेट करने का मतलब तो रीप्लान करना, रिशेड्यूल करना, इसी को दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? सिलेक्ट टाइम। सिलेक्ट टाइम किसका रिफर करता है? सिलेक्ट टाइम का पता है, इसको शॉर्टकट याद है SE। मीन्स सिलेक्ट टाइम जो होता है इवेंट के लिए रिप्रेजेंट करता है। अगर फ्लोट टाइम पूछता तो वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो सिलेक्ट टाइम मेरा इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिविटी किसके लिए होता है? फ्लोट टाइम के लिए होता है, फ्लोट टाइम के लिए एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा? 44 नंबर क्या कर रहा है? 44 नंबर फिगर बता रहा है 7.8। फिगर देख लेते हैं 7.8। सो द नेटवर्क ऑफ द पार्टिकुलर प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ 4 एक्टिविटी। एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें 4 एक्टिविटी दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है? नॉर्मल ड्यूरेशन टाइम एंड क्रश टाइम फॉर द ईच एक्टिविटी आर गिवन बिलो। एक्टिविटी नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एंड क्रश टाइम दिया हुआ है। नॉर्मल टाइम क्रश टाइम दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है इसमें? द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसमें मिनिमम टाइम क्या होगा? तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है इसमें टाइम लिख लेते हैं, क्या है? ग्राफ तो ऊपर हो गया, इसमें क्या दिया हुआ है? एक के लिए 3 4 5 7, 3 4 5 7। अगर मेरा देखा जाए यहीं पर, इसको हम बनाते हैं डायग्राम, तो जो फिगर मेरा दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है, एक एक्टिविटी ये दिया हुआ, 4 एक्टिविटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ 4 एक्टिविटी, 1 2 3 4 हुआ। पहला 1 से 2 मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो 1 से 2 मेरा दिया हुआ कितना? नॉर्मल टाइम मेरा दिया हुआ 3 और क्रशिंग टाइम दिया हुआ 2। ठीक है, 2 3 के लिए कितना दिया हुआ? 4 और 2 2 4 2 3 मेरा कहाँ हो गया? दैट इज 4 और 2। और अगर देखा जाए 2 4 के लिए देखा जाए तो 2 4 कहाँ है मेरा? 2 और 4 के लिए कितना दिया हुआ? 5 और 4। ठीक है, 3 7 के लिए कितना दिया हुआ है? 3 4 के लिए 7 और 5, 7 और 5 क्रशिंग टाइम दिया हुआ है। तो बोल रहा मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मिनिमम टाइम कितना लग सकता है? तो मिनिमम टाइम क्रशिंग टाइम ही लगता है, कितना होता है? 2 2 4 और 2। इसमें अभी पहले देख लेते हैं इसका
मिनिमम टाइम पूछ रहा है ना, तो मिनिमम टाइम कौन सा होगा? क्रशिंग टाइम अलोंग द एक पाथ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिनिमम टाइम 1 से 2, मेरा 2 था, क्रशिंग टाइम 2, यहाँ पर 2 2 2 4 और 5 9, मीन्स सम ऑफ क्रशिंग टाइम। सम ऑफ क्रशिंग टाइम को हम सम कर रहे हैं, तो 2 क्रशिंग टाइम को शो कर रहे थे। मेरा 1 से 2 हो गया था ये, और ये 5। इस तरह से ये मेरा पाथ बन रहा था। 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे मेरा 4 हो गया, ये 5 हो गया। इस तरह से मेरा हो गया 2 + 2 + 5 2 7 2 9, दैट इज 9 मेरा मिनिमम प्रोजेक्ट हो गया। नेक्स्ट पूछता है तो नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट प्रोजेक्ट इन द एबव क्वेश्चन। ऐसा नॉर्मल टाइम पूछ रहा है, तो नॉर्मल टाइम इसमें कितना होगा? तो नॉर्मल टाइम में देखा जाए तो नॉर्मल टाइम मेरा कितना हो रहा था? ये दोनों एक्टिविटी चूज किए थे, नहीं 4 नहीं था, 2 2 1 2 और 5, 2 2 4 5 9 हुआ था यहाँ से। अगर इसी का हम लोग अगर निकाला जाए नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम कितना हो रहा है? तो नॉर्मल टाइम मेरा कितना हो रहा है इसमें? तो नॉर्मल टाइम मेरा हो जाएगा, इसमें जोड़ लेते हैं नॉर्मल टाइम का। तो नॉर्मल टाइम इसमें कितना होगा क्रिटिकल पाथ के अकॉर्डिंग? तो 7 3 10, ये टाइम जोड़ते हैं नॉर्मल टाइम के लिए। 3, इसका 4, इसका 7, क्रिटिकल पाथ के अकॉर्डिंग। तो 3 + 4 4 7 7 × 7 14, ठीक 14 हो गया नॉर्मल टाइम। तो ये हो गया मेरा मिनिमम टाइम पूछे, तो ये हो गया मेरा मिनिमम टाइम, और 14th हो गया मेरा नॉर्मल टाइम। तो इसमें नॉर्मल टाइम पूछ रहा था, तो नॉर्मल टाइम में आ गया 14, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? द कॉन्स्टेंट और इन केस ऑफ रिसोर्स स्मूथिंग ऑपरेशन वुड बी। तो कांस्टेंट जो है द कांस्टेंट जो है स्मूथिंग ऑपरेशन में, रिसोर्स स्मूथिंग में क्या होता है? ये जो होता है, जो कांस्टेंट इन केस ऑफ रिसोर्स स्मूथिंग में जो कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम पे ऑपरेशन वुड बी। द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम पे होता है, रिसोर्स पे ये अल्टीमेट होता है, मीन्स इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। तो कांस्टेंट जो होता है इन केस ऑफ रिसोर्स स्मूथिंग ऑपरेशन वुड बी रिसोर्सेस, सिर्फ रिसोर्स अनलिमिटेड होता है, इसको अनलिमिटेड बोल सकते हैं। रिसोर्स जो होता है अनलिमिटेड होता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एक रिसोर्स होता है जो कांस्टेंट होता है, ये इसका कैरेक्टर। इसमें अगर पूछा जाए तो रिसोर्स जो होता है अनलिमिटेड क्वांटिटी होता है, इसको अनलिमिटेड में हम लोग याद रख सकते हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कांस्टेंट, दैट इज बी इसका कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट अपडेटिंग क्या कहता है? अपडेटिंग में रिजल्ट इन चेंज ऑफ क्रिटिकल पाथ। अपडेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अपडेटिंग जो है चेंज इन क्रिटिकल पाथ को रिप्रेजेंट, मतलब चेंज कर सकता है, या डिक्रीज द प्रोजेक्ट कंप्रेशन, इसको डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज द दोनों कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। मीन्स ये भी तीनों सही है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट होता है क्रश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग द क्रश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है, क्रश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है किससे ऑब्जेक्ट करते हैं? नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटी। अभी हम लोग देखे थे जो क्रश करते हैं कहाँ से करते हैं? जिसका कोस्ट स्लोप जो है वो सबसे मिनिमम रहे एक्टिविटी का, और वो एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ, जो क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो मिनिमम वैल्यू हो कोस्ट स्लोप का, उसको हम क्रशिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ से। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्रश प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटी, क्रश ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटीज अलोंग द क्रिटिकल पाथ ऑब्टेन्ड बाय क्रश ड्यूरेशन, सही हो रहा है, क्रश ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ ऑब्टेन्ड बाय इसके आगे का क्वेश्चन टेकिंग इनटू अकाउंट इन नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटी, नॉर्मल ड्यूरेशन को नहीं, क्रश ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रश ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटी, क्रश ड्यूरेशन फॉर ऑल एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रश ड्यूरेशन ये नॉर्मल ड्यूरेशन था, इसमें क्रश ड्यूरेशन को ऑब्टेन करता है, मीन्स क्रश ड्यूरेशन को, दैट इज डी इसका कैरेक्टर्स हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया? टेबल 7.1 टेबल नंबर यही दिया हुआ है। 7.1 का टेबल देखते हैं, इतना 7.1 एक्टिविटी नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कोस्ट, क्रश टाइम एंड क्रश कोस्ट और द नेटवर्क शो इन फिगर। 7.9 फिगर भी दिया हुआ है। 7.9 फिगर कहाँ है मेरा? 7.9 फिगर ये हो गया, टेबल मेरा ये हो गया। क्वेश्चन क्या इसमें पूछ रहा है? ये फिगर दिया हुआ है 49 नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है द नॉर्मल कोस्ट एंड क्रश कोस्ट, नॉर्मल कोस्ट और क्रश कोस्ट कौन सा है? तो नॉर्मल कोस्ट कैसे निकालते हैं? तो नॉर्मल कोस्ट दिया हुआ है मेरा, इसी में तो दिया हुआ क्वेश्चन में, ये नॉर्मल कोस्ट टेबल में दिया हुआ है, नॉर्मल कोस्ट प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट का अगर नॉर्मल कोस्ट निकालते हैं तो सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट देखा जाए तो कौन सा इसमें हो जाएगा?
टाइमिंग दिया हुआ है 1 से 2 के लिए 4, और इसका अगर क्रशिंग टाइम देखा जाए तो 2 दिया हुआ है, मीन्स 2 दिया हुआ क्रशिंग टाइम। अच्छा, पहले हम लोग इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। नॉर्मल कॉस्ट कौन सा है, तो नॉर्मल कॉस्ट देखा जाए नॉर्मल कॉस्ट को यहाँ से ऐड कर दो, इस चारों बार, तो यहाँ से जो आएगा उसी का नॉर्मल कॉस्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल कॉस्ट यहाँ से देखा कितना आ रहा है, 0 0 0 6 6 12 3 15 0 5 2 7 3 10 4 14 15, मीन्स 1550 ऑप्शन में आ रहा है। 1550 दैट इज ए इसका करेक्ट, और किसी में ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 49 का ऑप्शन मेरा ए आ जाएगा। सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट को ऐड करके निकाल सकते हैं यहाँ से। आगे इसको ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इन द मैनेजमेंट डिसाइड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 49 इन 12 डे, विच एक्टिविटी वुड यू रिफर टू क्रैश। अब कह रहा है तो मैनेजमेंट जो है इस प्रोजेक्ट को अगर पहले देखते हैं कि कंप्लीट कितना दिन में हो रहा है, तो टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट कितना दिन में हो रहा था, तो दिया हुआ था 4 3 7, इसका दिया हुआ है 4, इसका दिया हुआ था एक पार्ट में आ भी नहीं रहा है, हाँ फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1 से 2 लिए 4 टाइम दिया हुआ है, 2 3 के लिए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, डमी एक्टिविटी टाइमलेस होता है 2 4 के लिए 2 दिया हुआ है, और 4 5 के लिए 7 दिया हुआ। तो इसमें पाथ देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। 4 3 7 7 14, मीन्स यहाँ से अगर यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए तो मीन्स 14 टोटल जो हो रहा है, ड्यूरेशन जो हो रहा है मेरा 14 आ रहा है। मीन्स 14 डेज में नॉर्मल अगर देखा जाए क्रिटिकल पाथ जो हो जाएगा अलॉन्ग उसमें, तो 14 डेज टोटल नॉर्मल टाइम लग रहा है कंप्लीट होने प्रोजेक्ट में। लेकिन 49 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 को 12 डे में कंप्लीट करना, जो कि नॉर्मल ड्यूरेशन कितना था इसका, नॉर्मल ड्यूरेशन था 14 डेज, मीन्स 2 दिन को क्रश करना, मीन्स क्रश बाय 2 डेज। अब इसमें देखना है क्रश किसको करें, तो क्रश किसको किया जाता है जिसका कॉस्ट स्लोप सबसे कम हो। तो कॉस्ट स्लोप सबसे कम किसका हो, अलोंग द क्रिटिकल पाथ। तो कॉस्ट स्लोप किसका कम, क्रिटिकल पाथ मेरा ये हो गया, ये मेरा क्रिटिकल पाथ हो गया। तो क्रिटिकल पाथ के अकॉर्डिंग देखा जाए कॉस्ट, इसमें 2 डेज हमको क्रश करना, मीन्स 14 डे टोटल नॉर्मल टाइम था, क्रश टाइम 12 है, तो दोनों में हमको 2 दिन का क्रशिंग करना है, 2 दिन का क्रश करना। तो क्रशिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका कॉस्ट स्लोप मिनिमम हो अलोंग द क्रिटिकल पाथ। तो कॉस्ट स्लोप इसमें दिया हुआ, कॉस्ट स्लोप दिया हुआ है, ये मेरा कॉस्ट स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है डेल सी बाई डेल टी। इसमें से मिनिमम कौन सा, तो मिनिमम सबसे पहले 20 है, लेकिन अलोंग द क्रिटिकल पाथ होना चाहिए। तो क्रिटिकल पाथ का क्या अलोंग है, ये 3 4 क्रिटिकल पाथ में एक्टिविटी नहीं आता है, जो 2 4 सॉरी सबसे मिनिमम जो है 2 4 है, 2 4। तो 2 4 जो देखा जाए तो मेरा क्रिटिकल पाथ में नहीं आ रहा था, क्रिटिकल पाथ में नहीं आ रहा था, लेकिन क्रिटिकल पाथ में जो मिनिमम हो रहा है वो 30 आ रहा है, ठीक है 30 आ रहा है क्रिटिकल पाथ में। तो इसको जो ऑप्शन हो जाएगा, तो क्रशिंग स्टार्ट करेंगे, जो 2 डेज का जो क्रशिंग होगा किस में होगा, 1 2 एक्टिविटी में होगा, नॉर्मल टाइम इसका 4 है, और क्रशिंग इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 डेज, तो इसको 2 दिन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्रशिंग से शुरू होगा, जो मिनिमम स्लोप को, जो मिनिमम कॉस्ट स्लोप के अकॉर्डिंग, जो मिनिमम कॉस्ट स्लोप है क्रिटिकल पाथ के अकॉर्डिंग वो 30 है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्रश करेंगे। और क्रशिंग जो होगा 2 डेज करना है, तो 2 डेज मेरा 1 2 में है, तो 1 2 मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए इसका आंसर जो होगा 12 डेज में कंप्लीट करने के लिए पहले तो हम लोग क्या देखें कि 2 डेज क्रश करना है, 2 डेज को कम करना है। तो नॉर्मल मेरा 14 डेज में कंप्लीट हो रहा था, 12 डेज करने के लिए 14 दिन में कंप्लीट हो रहा था, 12 दिन में करने के लिए 2 दिन क्रश करना पड़ेगा। 2 दिन क्रश करने के लिए हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले डेल सी बाई डेल टी देखें किसका मिनिमम है, कहाँ अलोंग द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ के अलोंग कहाँ मिनिमम है उसको देखें। तो क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो मिनिमम देखें तो 1 2 में आया, तो 1 2 जो एक्टिविटी है 1 से 2 उसी में 2 डेज हम लोग क्रश करेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मेरा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 50, 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर हो गया, 51 नंबर, 51 कहाँ गया, 51 50, अच्छा 50 हो गया, 51 50 का तो क्वेश्चन आंसर हो गया वो एक। 51 का नंबर क्या था, सेलेक्ट टाइम, सेलेक्ट टाइम पूछ रहा है। सेलेक्ट टाइम इन पार्ट एनालिसिस, सेलेक्ट टाइम इन पार्ट एनालिसिस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, इट ऑलवेज 0 फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी, कैन नेवर बी 0 लेस देन 0, इट मिनिमम फॉर। जो सेलेक्ट टाइम होता है, सेलेक्ट टाइम होता है, सेलेक्ट टाइम जो होता है वो हमेशा जो होता है वो क्या होता है, सेलेक्ट टाइम जो होता है वो हमेशा मिनिमम और 0 होता है। सेलेक्ट टाइम जो होता है ऑलवेज 0 होता है, किसके लिए, क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए। तो कह सकते हैं सेलेक्ट टाइम इन द पार्ट एनालिसिस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, ये तो होगा नहीं, जो ऑलवेज 0 फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी, 0 भी होता है मिनिमम भी होता है, मीन्स ये और ये दोनों हो सकता है,
अच्छा, इवेंट के लिए होता है ना, सॉरी, इसमें जो अब दिया हुआ है ऑलवेज भी जीरो फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिए नहीं होता। सिलेक्ट टाइम जब भी रिप्रेजेंट करता है तो इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। सिलेक्ट जब भी रिप्रेजेंट करता है तो इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो इसमें इवेंट देखना है, कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीरो, कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से जीरो बराबर जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। एस जो है जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मीन्स छोटा भी हो सकता है और जीरो भी, तीनों हो सकता है। लेकिन तीनों जो होता है इवेंट के लिए होता है, जब भी होगा तो इवेंट के लिए होता है। एस जो सिलेक्ट होता है इवेंट के लिए होता है, क्योंकि पर्ट ही होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है, जो पर्ट होता है इवेंट ओरिएंटेड होता है। सीपीएम जो होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो पर्ट इवेंट ओरिएंटेड है तो सिलेक्ट पैट से रिलेटेड है, तो सिलेक्ट जो हो गया मेरा इवेंट ओरिएंटेड हो गया। तो इसमें इवेंट खोजना है, तो कैन नेवर भी ये नहीं होगा। ऑलवेज, ऑलवेज जीरो फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी नहीं, यहाँ पे अगर इवेंट रहता तो ये सही होता। कैन नेवर भी लेस देन जीरो, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी और बड़ा भी हो सकता है। इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट, क्रिटिकल इवेंट के लिए मिनिमम या जीरो होता है, क्रिटिकल इवेंट के लिए मिनिमम या जीरो होता है। यहाँ से जो अप्रोप्रिएट जो आंसर आ रहा है जो इवेंट के लिए फॉर्म में, तो सिर्फ डी ही आ रहा है, तो इस तरह से आंसर इसका डी होगा। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, ये है कि ऑलवेज जीरो होगा क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए नहीं, क्रिटिकल इवेंट के लिए, क्रिटिकल इवेंट के लिए तभी ऐसे होता है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन यहाँ पे, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द कंप्लीशन टाइम फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज 20 वीक एंड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम 22 वीक्स, देन द सिलेक्ट टाइम फॉर द प्रोजेक्ट इज, सिलेक्ट टाइम कितना होगा ये पूछ रहा है। कह रहा है क्या, कंप्लीशन टाइम दिया हुआ है मेरा 20 डेज का, ठीक है। तो सिलेक्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ 22 है, 22 वीक। तो सिलेक्ट टाइम पूछा, सिलेक्ट टाइम जो होता है एस बराबर जो होता है सिलेक्ट टाइम जो होता है, सिलेक्ट टाइम जो होता है, सिलेक्ट टाइम क्या होता है, टी एस मिस जो शेड्यूल दिया हुआ है टी एस माइनस टी ई, टी एस माइनस टी ई। टी एस क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम दिया हुआ किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का, और टी यू जो होता है एक्सपेक्टेड टाइम होता है। एक कंप्लीशन टाइम दिया हुआ किसी प्रोजेक्ट का जो दिया हुआ है, और टी यू जो होता है एक्सपेक्टेड टाइम होता है। हमेशा ये याद रखना है कि सिलेक्ट टाइम जब भी होता है तो एस ई होता है, सिलेक्ट टाइम जब भी होता है तो एस ई होता है। ये कंप्लीशन प्रोजेक्ट दिया हुआ, मीन्स इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ई। टी एस कितना दिया हुआ है मेरा, कंप्लीशन टाइम कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, और एक्सपेक्टेड टाइम कितना दिया हुआ 22 वीक, तो 22 कितना हो गया -2 वीक। तो इस तरह से देखा जाए तो एस जो मेरा हो गया -2 वीक हो गया, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्या कहता है, फिगर 7.10 एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिगर 7.10 देखते हैं कहाँ, अच्छा 7.10 दिया हुआ है ये फिगर। अब बोला एक्टिविटी क्या बोला, आप इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्टिविटी ए मस्ट प्रोसीड बी एंड सी। एक्टिविटी ए कहाँ है, एक्टिविटी ए है मस्ट प्रीसीड, प्रीसीड बोल रहा है पीछे, बी एंड सी, बी और सी के पीछे है, दैट इज सही है, ठीक है। एक्टिविटी बी मस्ट प्रीसीड डी एंड एफ, बी का है, बी जो किसके किसके पीछे है, डी और एफ के, डी यहाँ और एफ के यहाँ है, डी और ई कह सकते, एफ तो बहुत आगे है, तो डी और ई के हो सकता है पीछे, मीन्स एफ नहीं ई होगा, मीन्स ई गलत है। एक्टिविटी सी मस्ट प्रीसीड डी एंड ई, एक्टिविटी सी जो है, एक्टिविटी सी जो है मस्ट प्रीसीड किसका, डी और ई का, तो एक्टिविटी डी इधर है और ई इधर है, तो डी का नहीं होगा, सिर्फ ई का होगा, मस्ट प्रीसीड डी और ई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो मेरा आंसर हो रहा है और डी नहीं हो, इसमें जो आंसर आएगा, ये तो मेरा बी और सी का सही था, इसमें एफ नहीं ई होगा, इसमें डी नहीं होगा, सिर्फ ई होगा, तो ये गलत है, ये गलत है, सिर्फ एक सही है, मीन्स ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्या करता है, इंटरफेयरिंग फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन, इंटरफेयरिंग बोल रहा है, इंटरफेयरिंग इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरफेयरिंग जो फ्लोट होता है और टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट का डिफरेंस होता है। टोटल इंटरफेयरिंग फ्लोट जो होता है टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट का डिफरेंस होता है, इंटरफेयरिंग फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट नहीं, ये इंटरफेयरिंग पूछ रहा है। तो यही पूछ रहा है, इंटरफेयरिंग फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, दैट इज टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनी डिले इन स्टार्टिंग दैट इन्वॉल्व कंजप्शंस ऑफ एनी ऑफ द इंटरफेयरिंग फ्लोट्स ऑफ एन एक्टिविटी बी रिजल्ट। कह रहा है एनी डिले इन स्टार्टिंग दैट इन्वॉल्व कंजम्पशंस ऑफ एनी ऑफ द इंटरफेयरिंग फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी बी रिजल्ट रिटार्डिंग ऑफ सम फॉलोइंग एक्टिविटी डिले द ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइम। जो कह रहा है कि जो अगर हम इंटरफेयरिंग कर रहा है एनी डिले स्टार्टिंग
अगर किसी स्टार्टिंग एक्टिविटी को डिले करते हैं, इन्वॉल्व द कंजम्पशन ऑफ एनी इंटरफेयरिंग फ्लोट फॉर एन एक्टिविटी विल रिजल्ट इन रिटार्डिंग द सम फ्लोविंग, हाँ सम कुछ हो सकता है फ्लोविंग एक्टिविटी, डिले इन ऑल प्रोजेक्ट, ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर सकते। दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, स्टडी द नेटवर्क शो इन फिगर 7.11 एंड आंसर द क्वेश्चन 56 to 59 आस्क ऑन दिस नेटवर्क। अच्छा, ये नेटवर्क दिया हुआ है, इसको स्टडी करना है और इसको क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द नेटवर्क शो इन फिगर द करेक्ट क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ देखते हैं, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसका टोटल फ्लोट जीरो होता है, टोटल फ्लोट जीरो होता है। तो टोटल फ्लोट इसमें देख लेते हैं, जीरो किसका हो रहा है, ये जीरो है, यहाँ इसको जीरो आ गया, इसके बाद ये जीरो है, इसके बाद ये जीरो है, इसके बाद ये जीरो है, इसके बाद ऊपर से दिख नहीं रहा, हाँ ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। 33 से टी वो हो गया टी ई का वैल्यू और ये टी एल का वैल्यू, दोनों का वैल्यू को करेंगे तो डिफरेंस जीरो आ रहा है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरा क्रिटिकल पाथ इसमें कौन सा हो गया, क्रिटिकल पाथ इसमें कौन सा हो गया, 1 2 4 1 2 4 5 7 9, ये जो पाथ हो गया वो क्रिटिकल पाथ हो गया, जिसका जो अगर टोटल फ्लोट जीरो होगा वो क्रिटिकल पाथ होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 9, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी इन द नेटवर्क शो इन फिगर। क्रिटिकल एक्टिविटी इसमें कितना हो गया वो गिन लेते हैं। तो क्रिटिकल एक्टिविटी एक ये हो गया, 2 3 4 5 मीन्स 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी क्या हो गया क्रिटिकल 5, दैट इज बी। देखो क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क शो इन फिगर द टोटल फ्लोट इज मैक्सिमम। टोटल फ्लोट मैक्सिमम किस में होगा, टोटल फ्लोट मैक्सिमम, टोटल फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट बराबर क्या होता है, टोटल फ्लोट का अगर देखा जाए 6 7 का टोटल फ्लोट निकालते हैं, 6 7 का टोटल फ्लोट बराबर हम लोग क्या पढ़े थे निकालने के लिए, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू होता है एल माइनस ई जे का और ये आई का, ठीक है। 6 7 एक्टिविटी पूछ रहा है तो 6 7 का देख लेते हैं। तो 6 7 का एक्टिविटी देखा जाए 6 7 ये हो गया 47 47 23, तो जो एल इसका माइनस ई, एल इसमें किसका हो जाएगा जे का, तो एल हो गया 47 माइनस ई कितना हो गया इसका 23 मीन्स 23 माइनस टाइम ड्यूरेशन 12, तो 12 12 कितना हो जाएगा 30 25 35 बोले 47 माइनस 35 इज इक्वल टू 12 मीन्स ये आ गया 12। सिंपल हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर ये आई हो गया ये जे हो गया तो इसको निकाल लेते हैं, 6 7 का निकालते हैं तो एल होता है एल जे का और ई आई का माइनस कर देंगे टाइम, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको 12 आ रहा है, 2 6 को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 6 का भी 12 आ रहा है, 6 8 का सॉल्व करते हैं, 6 8 का तो 24 आ रहा है, और 8 9 का सॉल्व करते हैं 8 9 का भी 24 आ रहा है। तो इस तरह से देखा जाए कि जो मैक्सिमम इसमें किसका हो जाएगा, मैक्सिमम पूछ रहा है कि टोटल फ्लोट किसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो इसका 12 आया था, इसका भी 12 आया था, इसका 24 आया था, इसका तो 12 है, इसका 12 है, इसका 24 है, तो मैक्सिमम किसका हो गया, ये दोनों का मैक्सिमम 24, इसलिए मेरा सी आ गया। सिंपल फार्मूला पर बैठाना है एल माइनस ई, इसी फार्मूला पर निकाल देना, डेट इज सी। नेक्स्ट 59 करता है एक्टिविटी 5 7 इस क्रिटिकल एक्टिविटी, 5 7 को देखते हैं क्या क्रिटिकल है, 5 7 कहाँ गया एक्टिविटी 5 7 हाँ हम लोग तो एक्टिविटी देखें क्रिटिकल एक्टिविटी है, ये तो मेरा सही है, ठीक है। अब ऑप्शन रीजन क्या दिया हुआ, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर इवेंट 5 7 और सेम, दोनों सेम है तो यहाँ से कह सकते हैं दोनों सेम है तो टोटल फ्लोट जो है वो जीरो है, टोटल फ्लोट जीरो है तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है इसमें, बट जो एक्सप्लेनेशन जो होता है इसका, अगर क्रिटिकल एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5 7 इज क्रिटिकल, ठीक है ये तो सही है, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी 5 7 सेम, दोनों सेम है, तो सेम रहने से नहीं, अगर दोनों का टोटल फ्लोट अगर जीरो है तो इसका रीजन सही होता, ठीक है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये नहीं हैगा, ये गलत है,
ये दोनों सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, दैट इज ये आंसर मेरा सही है। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ए ट्रैक्टर विच वेट 20 टन हैज ए ड्रावर पुल 2500 kg when operated on a level road having a rolling resistance 30 kg per ton. If the tractor is operated on the level road having a rolling resistance 40 kg per ton, then the drawal pull of the tractor will be। कह रहा है कि एक ट्रैक्टर है जिसका वेट 20 टन है, हैज ए ड्राइवर पुल 25 kg है, व्हेन ऑपरेट ऑन ए लेवल रोड द रोलिंग रेजिस्टेंस 30 kg पर टन। कहाँ लग रहा है, जब ये रोड पे लेवल रोड पे ऑपरेट कर रहा है, लेवल रोड पे ऑपरेट कर रहा है तो 30 kg पर टन लग रहा है, ठीक है। तो टोटल इसमें लॉस कितना होगा, 20 टन टोटल था, 20 टन टोटल इसमें वेट है इसका, तो जो रेजिस्टेंस इसमें लगेगा कितना होगा 20 × 30, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें। फर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो 25 kg माइनस 20 टन इंटू रेजिस्टेंस कितना लगेगा 30 kg पर टन मीन्स 30। और सेकंड केस में अगर देखा जाए तो सेकंड केस कहाँ लग रहा है, ट्रैक्टर ऑपरेट ऑन लेवल रोड हमें रोलिंग रेजिस्टेंस 40 kg है, तो सेकंड में 40 kg बढ़ गया, तो उसमें तो 20 टन इंटू 40 तो क्या होगा, तो रिड्यूस हो जाएगा ना। देखने से ही पता चल रहा है कि मेरा रिड्यूस करा, रिड्यूस कितना से करेगा वो देख लेते हैं। 3 दूनी 6 मीन्स 6000, 3 दूनी 6, 600 आ रहा है, तो 25 माइनस 6 बोले तो 1900 आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। इसमें करेंगे 4 दूनी 800, 800 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 3 1700, इसमें 17 आ रहा है, इसमें 19 आ रहा है, 200 का रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग बाई 200 kg। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था, ये दिया हुआ है। और फर्स्ट केस में जो है 40 kg रजिस्ट्रेशन, सेकंड केस में 40, फर्स्ट केस में 30 kg है, सेकंड केस में 40 kg है, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, फर्स्ट केस का जो रोलिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 × 30, और सेकंड केस का जो रोलिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 20 × 40। तो इसमें देखना है, और ओरिजिनल ये दिया हुआ तो कितना घट रहा है वो पूछ रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन हैज शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम। शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम इसमें कौन सा, तो सबसे कम जो शॉर्टेस्ट टाइम जो साइकिल टाइम होता है वो ड्रैग लाइन का होता है, ड्रैग लाइन का जो होता है सबसे कम साइकिल टाइम होता है, ठीक है। साइकिल टाइम क्या होता है, रेशियो होता है किसका, थियोरेटिकल टाइम एंड इफेक्टिव फैक्टर का, ठीक है। तो साइकिल टाइम सबसे कम किसका होता है, वो ड्रैग लाइन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेटर इज मस्ट सुटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर। अंडर वाटर में कौन यूज करता है वो पूछ रहा है, तो अंडर वाटर में हम लोग कौन यूज करते हैं, ड्रैग लाइन जो होता है। एक ड्रैग लाइन जो है एक्सकेवेटर है, जो इसको एक्सकेवेट किया जाता है सॉइल को। एक ड्रैग लाइन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अंडर वाटर यूज किया जा सकता है, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द पार्ट ऑफ डेरिक क्रेन इज इंक्लूड। जो डेरिक क्लेड में जो होता है डेरिक क्रेन है, कौन सा पार्ट इंक्लूड है, तो मास्ट होता है, बूम होता है, पुल होता है, जैक। जैक नहीं होता है, जैक होता है एक उठाने का इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऊपर उठाया जाए तो उसको जैक बोलते हैं, दैट इज फोर्थ इसमें नहीं होता है। क्रेन में जो होता है वो जैक नहीं होता है, मीन्स 4 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 इसमें दिया हुआ है, 1 2 3 दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल आउटपुट ऑफ द पावर सोवेल, for which of the following materials output of power shovel for fixed shovel, for which of the following material the output of power shovel for a fixed shovel size will be maximum। जो इसमें जो मैक्सिमम इसमें क्या होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल जो है आउटपुट करने का शोवेल का वो फिक्स शोवेल है, साइज फिक्स है, मैक्सिमम किसका होगा, तो सबसे मैक्सिमम जो होता है इसमें सबसे मैक्सिमम मोस्ट लोम का होता है। इससे कम मेरा गुड कॉमन अर्थ का होता है, बेल ब्लास्ट सबसे 3rd नंबर पर, और वेट स्टिकी क्ले ये 4th नंबर पर। सबसे कम अगर इसमें देखा जाए तो पुअरली ब्लास्ट रॉक होता है, अगर इसमें और इसको और कम देखा जाए तो पुअरली ब्लास्ट रॉक होता है। तो सबसे इसमें अगर देखा जाए तो ये मेरा सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इसमें सबसे मैक्सिमम पूछ रहा था तो मैक्सिमम मेरा मोस्ट लोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए गिवन साइज ब्रैकेट द आइडियल आउटपुट ऑफ ड्रिंकिंग विल लिस्ट। अभी पूछा लिस्ट, फर्स्ट में था मैक्सिमम तो इसमें पूछ रहा है लिस्ट। लिस्ट किसका था, तो वेट स्टिकी का था, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो सबसे कम मेरा डी हो
पावर सोवेल, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर ए पावर सोवेल। पावर सोवेल का है तो आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द एंगल ऑफ द स्विंग। हाँ, जो आउटपुट जो है, आउटपुट है कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द, जो एंगल और साइज दोनों इन्वर्सली होता है प्रोपोर्शनल। मतलब साइज अगर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ स्विंग घटेगा, तो यही बोल रहा है। साइज नहीं, और डेप्थ होता है, हाइट जो होता है वो घटेगा डेप्थ, तो एंगल मेरा बढ़ेगा। यही बोल रहा है कि आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द एंगल ऑफ स्विंग फॉर गिवन डेप्थ। ठीक है, आउटपुट जो है बढ़ जाएगा किससे? रिड्यूसिंग द एंगल ऑफ स्विंग फॉर ए गिवन डेप्थ। कोई एक डेप्थ के लिए एंगल जो मेरा है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मेरा गिवन करके एक सही हो गया। फॉर ए गिवन एंगल ऑफ स्विंग आउटपुट विल बी मैक्सिमम एट ऑप्टिमम डेप्थ। ऑप्टिमम डेप्थ पे फॉर एंगल ऑफ स्विंग आउटपुट विल बी मैक्सिमम एट ऑप्टिमम डेप्थ। ऑप्टिमम डेप्थ पे ये जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट, आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द डेप्थ ऑफ कट लेस देन द ऑप्टिमम डेप्थ। द आउटपुट कैन बी इंक्रीज, आउटपुट को इंक्रीज करना बाय कीपिंग द डेप्थ ऑफ कट लेस देन द ऑप्टिमम। अगर ऑप्टिमम डेप्थ से कम पे करते हैं तो क्या इंक्रीज करेगा? नहीं, ये लेस नहीं, ये मोर होगा। ठीक है, आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द डेप्थ ऑफ कट मोर देन द ऑप्टिमम डेप्थ। अगर ऑप्टिमम डेप्थ से ज़्यादा रहता तो इसको इंक्रीज करता, अगर ये लेस है तो इसे कम करेगा। मीन्स 3 जो है इसमें 3 जो है वो गलत है। आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोवेल। हाँ, साइज अगर बढ़ा दिया जाए तो आउटपुट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सही हो गया, ये सही है। मीन्स 3 गलत है सिर्फ, 3 को छोड़कर बाकी सब सही है। 3 इसमें कौन सा है? 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 में 3 नहीं था, 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए गिवन डेप्थ ऑफ कट द आउटपुट ऑफ पावर सोवेल कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ स्विंग। अभी तो सेम क्वेश्चन था, इसमें यही क्वेश्चन तो ऊपर था। तो फॉर ए गिवन डेप्थ ऑफ कट द आउटपुट ऑफ द पावर सोवेल कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ स्विंग। तो डेप्थ है वो कब बढ़ेगा? जब थीटा को अगर इंक्रीज करेंगे तो डेप्थ जो मेरा है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, या जो डेप्थ जो है वो डिक्रीज करता है। वही बोल रहा है कि फॉर ए गिवन डेप्थ ऑफ कट द आउटपुट ऑफ द पावर सोवेल, आउटपुट इंक्रीज करना है तो जो एंगल ऑफ स्विंग जो है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इफ द एंगल ऑफ स्विंग इज डिक्रीज द साइकिल टाइम विल बी डिक्रीज। अगर एंगल हम डिक्रीज करते हैं तो साइकिल टाइम है वो डिक्रीज करता है, इसी के वजह से जो है आउटपुट इंक्रीज करता है। रीजन भी सही है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ द आउटपुट ऑफ ड्रैग लाइन फॉर 90 डिग्री एंगल ऑफ द स्विंग ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कट इज एक्स। अगर 90 डिग्री पर मेरा एक्स दिया हुआ है डेप्थ, देन द आउटपुट ऑफ द 120 डिग्री एंगल ऑफ द स्विंग, अगर आउटपुट 1 डिग्री 120 पे कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि थीटा और डेप्थ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अगर 90 डिग्री पे मेरा एक्स है तो 120 पे कितना होगा? एंगल बढ़ा रहे हैं तो एक्स जो है वो घटेगा। तो कह सकते हैं कि एक्स जो है पहले से जो है एक्स है तो एक्स इससे कम होगा। मीन्स x2 जो है वो लेस देन होगा x से। तो लेस देन x दिया हुआ है, दैट इज लेस देन के लिए मेरा C दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर, आउटपुट ऑफ बुलडोजर का आउटपुट पूछ रहा है क्या होगा? तो आउटपुट ऑफ बुलडोजर जो है, आउटपुट ऑफ बुलडोजर इंक्रीज इफ ड्रावर HP ऑफ ट्रैक्टर इज इंक्रीज फॉर गिवन हॉलिंग डिस्टेंस। किसी गिवन डिस्टेंस जो बोल रहा है तो इंक्रीज, जो बुलडोजर का जो आउटपुट है इंक्रीज करेगा कैसे? इफ ड्रावर HP ऑफ ट्रैक्टर इज इंक्रीज फॉर ए गिवन हॉलिंग डिस्टेंस को दिया हुआ है तो अगर इस HP का इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट इंक्रीज करेगा। मीन सही है। डिक्रीज इफ द ड्रावर HP ऑफ द ट्रैक्टर इज इंक्रीज फॉर ए गिवन हॉलिंग, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। मीन्स ये गलत है। इंक्रीज इफ हॉलिंग डिस्टेंस इज इंक्रीज फॉर ए गिवन ड्रावर HP ऑफ द ट्रैक्टर, इंक्रीज इफ हॉलिंग डिस्टेंस इज इंक्रीज। अगर हॉलिंग डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, अगर हॉलिंग डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो क्या आउटपुट इंक्रीज करेगा? नहीं, हॉलिंग डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो ये कम होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं अगर बुलडोजर को आउटपुट बढ़ाना है तो इंक्रीज क्या करेंगे? इंक्रीज HP को इंक्रीज करेंगे और हॉलिंग डिस्टेंस इंक्रीज फॉर द गिवन हॉलिंग डिस्टेंस। मतलब हॉलिंग डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं, हॉलिंग डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं, स्पीड ऑफ ट्रैक्टर को इंक्रीज करते हैं। तो
ये गलत था। इंक्रीज इफ हॉलिंग डिस्टेंस इज इंक्रीज, हॉलिंग डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये मेरा घट जाएगा, मीन्स इससे कम होगा, आउटपुट इससे भी कम होगा। डिक्रीज इफ हॉलिंग डिस्टेंस इज इंक्रीज, देखो डिक्रीज कर जाएगा जब हॉलिंग डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। फॉर गिवन एच पी, अगर एच पी को कांस्टेंट रखते हैं और हॉलिंग डिस्टेंस को कम करते हैं तो ये इंक्रीज करता है, बट इसको बढ़ाते हैं तो ये डिक्रीज करेगा, मीन्स इससे भी इंक्रीज करेगा। ये सही है और ये सही है, 1 और 4 सही है, मीन्स 1 और 4 इसमें कौन सही है, 1 और 4 बी सही है। कहने का मतलब ये था कि अगर एच पी को कांस्टेंट रखते हैं और डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसी तरह से 1 और 4 मेरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मशीन इज परचेज्ड फॉर ए 10 lakhs and has estimate life of 10 years, the salvage value at the end of 10 years there were 150,000, then book value of the machine at the end of 5 years using the general straight line method। स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है बुक वैल्यू कितना होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग जानते हैं क्या होता है। स्ट्रेट लाइन वैल्यू से बुक वैल्यू का जो वैल्यू होता है वो इनिशियल कॉस्ट माइनस एम ईयर का बुक वैल्यू निकालना है इंटू जो डैमेज होता है उसको डी से इंडिकेट करते हैं। तो डी इंडिकेट किए डी एम का, तो डी एम कैसे होता है निकलता है, डी एम बराबर सी आई इनिशियल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू सी एस डिवाइड बाई एन, कितना के लिए वो है, इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं। इससे निकालते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं डिप्रेसिएशन, डी को बोलते हैं डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन कितना हुआ मेरा एम ईयर में, डिप्रेसिएशन का बराबर कितना होता है, डिप्रेसिएशन डी इज इक्वल टू इनिशियल कितना हो गया 10 लाख, ठीक है। और ये दिया हुआ है साल्वेज वैल्यू कितना दिया 1.5 लाख, और कितना ईयर के लिए था डिप्रेसिएशन 10 ईयर के लिए था, डेट इज 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा डिप्रेसिएशन का जो वैल्यू आ रहा है और डिप्रेसिएशन का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, वो 8.5 लाख आएगा, 8.5 लाख 8.5 लाख आया, 8.5 डिवाइड बाई 10 0.85 लाख आया। जो डिप्रेशन का जो वैल्यू आया, डिप्रेसिएशन का जो वैल्यू आया वो 0.85 लाख आ गया, ठीक है। अब निकालना है मेरा बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू बराबर क्या होता है, बुक वैल्यू बराबर क्या होता है इनिशियल कॉस्ट माइनस एम इंटू डिप्रेसिएशन, एम ईयर का डिप्रेसिएशन। तो 1 ईयर का डिप्रेसिएशन वैल्यू मेरा 0.85 आया, तो एम ईयर, एम कितना है 5 ईयर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जो 10 लाख हो गया, 10 लाख माइनस 5 इंटू 0.85 लाख, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो मेरा आ रहा है 575, तो मैं 5.75 लाख, 5.75 लाख, ठीक है। तो इस तरह से आंसर मेरा कुछ नहीं इसमें करना था, बुक वैल्यू का सिंपल फार्मूला लगाना है। बुक वैल्यू का होता है सी इनिशियल कॉस्ट माइनस एम टाइम्स ऑफ कितना डिप्रेसिएशन वैल्यू, एम टाइम्स ऑफ डिप्रेसिएशन वैल्यू। डिप्रेसिएशन वैल्यू कितना होता है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है तो डिप्रेसिएशन वैल्यू कितना होता है सी इनिशियल माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई 10, या फिर एन ईयर के लिए है तो एन ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 71 नंबर, एक्सकेवेटर कॉस्ट 20 lakhs and has estimated life 8 years, it has no salvage value at the end of 8 years, then the book value of the excavator at the end of 3 years using general double decline method। डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड से पूछ रहा है कि इसमें कितना होगा बुक वैल्यू का। तो डबल डिक्लाइन वैल्यू क्या होता है, डबल डिक्लाइन वैल्यू से अगर फॉर्मूला देखा जाए इसका, तो फ्री डबल डिक्लाइन बुक वैल्यू का तो सिंपल इसमें फॉर्मूला आता है। अगर डबल डिक्लाइन मेथड है तो इसका एफडीडी का वैल्यू 2/n होता है। एन कितना दिया हुआ है इसमें 8 ईयर दिया हुआ है, ये निकाल देना है। और इसका बुक वैल्यू अगर निकालना है तो बुक वैल्यू बराबर क्या होता है सी आई 1 माइनस 2/n का पावर एम। तो बुक वैल्यू इसका जो अगर डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड से निकाला जाए बुक वैल्यू का, तो बुक वैल्यू बराबर होता है सी इनिशियल कॉस्ट 1 माइनस 2/n डिवाइडेड बाई का पावर एम हो गया। तो एम बराबर दिया हुआ यहाँ पर 3, एन दिया हुआ 8, सारा डाटा वैल्यू करते हैं तो पुट करते हैं तो पी कितना दिया हुआ है 20 लाख दिया हुआ था, ठीक है। 1 माइनस 2/8 पावर 3, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो आ रहा है 843750, दैट इज ए। सिंपल फार्मूला ये डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड से पूछे तो जो बुक वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो सिंपल याद रखना है सी आई 1 माइनस
2/n⁴ होता है डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड से। और स्ट्रेट लाइन मेथड से देखे थे, स्ट्रेट लाइन मेथड से जो देखे हम लोग, बुक वैल्यू का फॉर्मूला वो कितना था, सी इनिशियल माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ एम ईयर। ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। अगर डबल डिक्लाइन बैलेंस बोला तो सी इनिशियल मतलब इनिशियल कॉस्ट -1 - 2/n⁴ दोनों फॉर्मूला याद रखना है बुक वैल्यू का। नेक्स्ट है 72 नंबर। 72 नंबर क्या कर रहा है, इफ द एक्सकेवेशन ऑफ द अर्थ इज डन मैनुअली देन इट्स कॉस्ट 10 पर क्यूबिक, 10 रुपया पर क्यूबिक मीटर है। एज ए मशीन कैन एक्सकेवेट एट द फिक्स कॉस्ट, मशीन जो है एक्सकेवेट करता है तो फिक्स कॉस्ट करता है 4000 प्लस ए वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया per cubic meter, then the quantity of earth for the which the cost of the excavation by machine will be equal to the cost of manual excavation। इस क्वांटिटी पूछ रहा है कि वैसा कितना क्वांटिटी है जो मैनुअल में निकाले हैं 10 रुपये पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से, और जो मशीन से निकाले हैं वो दोनों इक्वल हो। तो मान लेते हैं एक्स क्वांटिटी है जिसको 10 से निकाले हैं, तो टोटल जो कॉस्ट हो गया मेरा 10 × x हो जाएगा। अगर x क्यूबिक मीटर हम निकाले हैं, क्वांटिटी एक्सकेवेशन किए हैं, तो x × 10 = कितना हो जाएगा, टोटल निकालने में कितना लगा था इसका, अगर मशीन से करते हैं तो 4000 + 2 लिखा है, तो 4000 + 2x मतलब 2 रुपया जो है पर क्यूबिक मीटर लगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगा था, और टोटल लगा था 4000। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं तो मेरा टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, 500 क्यूबिक मीटर आ रहा है, 500 क्यूबिक मीटर। सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना था, 10x मान लेते हैं, तो 10x = 4000 + 2x। इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू आ रहा है मेरा 500 मीटर क्यूब। आंसर मेरा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन फॉर बिल ट्रैक्टर, बिल ट्रैक्टर के लिए पूछ रहा है। बिल ट्रैक्टर के लिए चार्ट होता है, बिल ट्रैक्टर के लिए कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन कितना होता है। तो बिल ट्रैक्टर का जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन होता है सबसे कम जो होता है आइस का होता है, आइस का सबसे कम होता है, मीन्स 0.12 होता है, आइस का 0.12 होता है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है वो अर्थ का होता है। जो अगर देखा जाए इसमें, हाँ, सबसे कम जो होता है वो आइस के लिए होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें, सबसे ज़्यादा जो होगा कंक्रीट के लिए होगा। जो कंक्रीट हो वो सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स 90 होता है, 0.9। ठीक है, 0.9 कंक्रीट का हो गया, आइस का 0.2 हो गया, लूज सैंड का कितना होगा, लूज सैंड का 0.2 हो गया, अर्थ का 0.45 हो गया। ये कोफिशिएंट डाटा है, कांस्टेंट डाटा है, जिसको याद रखना है। तो सबसे कम हमको इसको ट्रिक से याद करना, सबसे कम जो होता है, सबसे कम ये बिल ट्रैक्टर है, बिल ट्रैक्टर में सबसे कम ये होता है। बिल ट्रैक्टर बोले तो ये रबर ट्रैक्टर बोलते हैं। रबर ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा जो होता है वो कंक्रीट का होता है, 0.9 होता है, और सबसे कम जो होता है वो आइस का होता है। तो B का 4 C का 3, इससे याद रखते हैं, B का 4 C का 3, B का 4 3 दिया हुआ, 4 3 2 को में दिया हुआ, 4 3 दिया हुआ, इसमें भी इसमें दिया हुआ। उसको लूज अर्थ का जो होता है वो इसके ज़्यादा होगा, 0.42, डी का एक, दैट इज सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। कांस्टेंट डाटा जो रबर टायर के लिए है, यही अगर हम लोग एक ट्रैक व्हील के लिए देखा जाए, तो ये यहाँ जो इसका हो जाता है वो कंक्रीट का 45 हो जाता है, 0.45 होता है। तो अलग अलग डाटा इसको है, यहाँ पे दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग सरफेस विल गिव हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट पूछ रहा है, फॉर ट्रैक्शन व्हाइल यूजिंग केवल ट्रैक्टर बोल रहा है। वैसे इसमें ट्रैक्टर रबर नहीं है, ट्रैक में सबसे ज़्यादा जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें अर्थ का होता है। अर्थ का कितना होता है, 0.6 होता है। कंक्रीट इसमें कितना हो जाता है, 0.45 होता था। और अगर रबर टायर रहता तो रबर में कितना हुआ था, कंक्रीट का सबसे ज़्यादा था, 0.9 था, और अर्थ का कितना था, 0.45 था। ये रबर टायर के लिए था, बट ये ट्रैक के लिए है, तो ट्रैक के लिए कितना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो होता है अर्थ का होता है, 0.6 होता है। दैट इज डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए व्हील डिपेंड्स अपॉन, जो रोलिंग रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है। तो रोलिंग रेजिस्टेंस जो है, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ व्हील का जो रोलिंग रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है, व्हीकल लोड पे डिपेंड करता है, और ग्रेड पे नहीं डिपेंड करता। ग्रेड कैसा भी हो, रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड नहीं करता, ग्राउंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है ग्राउंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, और व्हीकल लोड पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं व्हीकल लोड और ग्राउंड कंडीशन। एक और तीन किस में दिया हुआ, एक और 3 सी में दिया हुआ, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस विल गिव
विच ऑफ द फ्लोइंग सरफेस विल गिव हाईएस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस। हाईएस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस रबर टायर, रबर के लिए पूछ रहा है, रबर टायर व्हीकल। रबर टायर व्हीकल में अभी हम लोग देखे सबसे ज़्यादा किसका था, हाईएस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस पूछ रहा है। रोलिंग रेजिस्टेंस हाईएस्ट पूछ रहा है किसका होगा, तो हाईएस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस होगा वो लूज सैंड का होगा, सबसे ज़्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस लूज सैंड का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ द ट्रक 30 टन एंड रोलिंग रेजिस्टेंस 30 kg per ton, then the tractive effect required to keep the track moving at the uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने के लिए हमको पूछ रहा है कितना लगेगा। इफ ग्रॉस व्हीकल वेट दिया हुआ ट्रक का 30 टन एंड रोलिंग डिस्टेंस दिया हुआ 30 kg पर टन, देन द ट्रैक्टिव इफेक्ट, एफर्ट कितना लगेगा उसमें, तो रेजिस्टेंस मेरा इतना है और टन वेट इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 kg पर टन इंटू रेजिस्टेंस कितना, वेट कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो गया और वेट कितना 30 टन, तो टन से टन कैंसिल, 30 इंटू 30 कितना हो गया 900 kg टोटल इफर्ट लगेगा। जो टोटल इफर्ट जो पूछ रहा है ट्रैक्टिव इफेक्ट कितना लगेगा 900 kg, मीन्स सी। क्वेश्चन पे आते हैं 78 नंबर। 78 नंबर क्या कर रहा है, द ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर मीन्स GRF, ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर अर्थ मूविंग मशीन। एक कांस्टेंट टर्म होता है जो एक एज्यूम किया जाता है। द ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर अर्थ मूविंग मशीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द ग्रेड परसेंटेज बाय फैक्टर अप्लाइंग इक्वल टू। तो ग्रेड रेजिस्टेंस जो होता है, अगर ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर देखा जाए अर्थ के केस में, तो इसको एज्यूम किया जाता है 10% एज्यूम किया जाता है, सॉरी 10% नहीं 10 kg पर टन होता है। ग्रेड रेजिस्टेंस, एक रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, ग्रेड रेजिस्टेंस होता है। तो जो ग्रेड का रेजिस्टेंस होता है फॉर अर्थ के लिए कितना एज्यूम कर लेते हैं इसको 10 kg पर टन, इसमें परसेंटेज मल्टीप्लाई होता है 10 kg पर टन, 10 kg पर टन, 10 kg पर टन दिया हुआ। इसमें पूछ रहा है फैक्टर अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा था, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 9 kg कह सकते हैं आंसर। ऐसे एग्जैक्ट इसका 10 kg पर टन होता है, 10 kg पर टन क्या होता है ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर, इसको GRF में इंडिकेट करते हैं ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर, तो 9 kg इसका अप्रोक्सीमेटली हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर क्या कहता है, ए व्हील ट्रैक्टर हॉलिंग यूनिट is working on the firm earth, the total load weight distribution of this unit is, ड्राइवर बिल दिया हुआ इतना 25,000 kg एंड स्क्रैपर बिल दिया हुआ 20,000 kg। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन फॉर व्हील, द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन दिया हुआ फॉर व्हील ट्रैक्टर ऑन द फर्म अर्थ 0.5, देन द रैम पुल which this tractor can exert without sleeping, विदाउट स्लीपिंग रैम पुल कितना होगा, तो विदाउट स्लीप करने के लिए ड्राइवर बिल जो है, ड्राइव बिल जो है, ड्राइव बिल में मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, तो आ जाएगा मेरा स्लीपिंग, जो रैमपुल जो स्लीपिंग है, विदाउट स्लीपिंग के लिए जो इतना रैमपुल लगेगा उसका वैल्यू आ जाएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो ड्राइव बिल में मल्टीप्लाई कर देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन से, तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ड्राइव बिल में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 का आ रहा है, 125 उसके अपन 00 12500 सिर्फ इसमें ड्राइव बिल में मल्टीप्लाई करना है, ड्राइव बिल का जो वेट दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन से, कोएफिशिएंट ऑफ से मल्टीप्लाई कर देना कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन से, तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, फोर व्हील ट्रैक्टर which operating weight दिया हुआ है pull along the road having the rising slope 2% at a uniform speed assuming grade resistance factor 10 kg। यहाँ पर अभी हम लोग देखे थे ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर अज्यूम किए तो वहाँ पर 10 था, अप्रोक्सीमेटली लाइन आंसर आता था, इसका एग्जैक्ट 10 होता है kg पर टन में, इसमें दिया हुआ 10 kg। देन द टेंशन इन द रो केवल 720 kg, द रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रोड कितना होगा, रोलिंग रेजिस्टेंस कितना होगा वो पूछ रहा है। तो रोलिंग रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो टोटल ट्रैक्शन पहले देख लेते हैं। तो टोटल ट्रैक्शन जो होगा, टोटल ट्रैक्शन बराबर क्या होता है रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस ग्रेड रेजिस्टेंस, तो रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस ग्रेड रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर दिया, टेंशन ऑन द केबल दिया 720 kg, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रोड, रोलिंग रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो टोटल इसमें अगर दिया हुआ है टेंशन ऑन द केबल 720 kg, टेंशन दिया हुआ है 720 kg, ठीक है। तो रोलिंग रेजिस्टेंस इसमें कितना हो जाएगा, तो रोलिंग रेजिस्टेंस दिखा जाए, टोटल हम लोग देखें, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस ग्रेड रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ है मेरा, टोटल दिया हुआ
इसका देखा जाए तो 720 kg, ठीक है। तो यहाँ पर 720 kg हो जाएगा। ग्रेड रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस निकालना है, प्लस ग्रेड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर दिया हुआ है मेरा 10, 10 इंटू टोटल कितना के दिया, 1200 kg दिया हुआ है वेट। तो वेट इसका कर देंगे 12 टन में करेंगे तो 12 हो जाएगा। इससे सिंपल, अगर पहले हम ग्रेड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ग्रेड रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा 10 इंटू 12 इंटू 2% दिया हुआ है। तो ऐसे सोल्व करेंगे कितना, 12 दूना 24, 240। तो ग्रेड रेजिस्टेंस 240 हो गया, और 720 दिया हुआ है मेरा टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टोटल रेजिस्टेंस 720 इज इक्वल टू रोलिंग रेजिस्टेंस माइनस ग्रेड रेजिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 240। तो यहाँ से सॉल्व करें तो रोलिंग रेजिस्टेंस मेरा आ गया, रोलिंग रेजिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ से सॉल्व करने के बाद। इसको अगर पर टर्म में निकाला जाए तो 720 माइनस 240, इसको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे। अगर 12 टन से है तो पर टन में निकल जाएगा। ऑप्शन जो मेरा पर टन में दिया हो, पर टन कहाँ आ गया, 1200 kg, इसको हम टन में इंडिकेट किए, तो यहाँ पे 12 टन आ गया। तो यहाँ से निकाले हैं तो 720 माइनस 240 डिवाइड बाई 12, ये आ गया kg पर टन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 40 आ रहा है, दैट इज सी इसका आंसर आ रहा है। 720 माइनस 240 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से इस चैप्टर में हम लोग, इस टॉपिक में हम लोग 41 से लेकर के 80 तक सॉल्व कर चुके हैं, टोटल 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं। इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर बाकी जो बचा हुआ उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।